नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीका कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा इस विधेयक को पेश करेंगे। इसके जरिए त्रिपुरा के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन प्रस्तावित है। सदन में आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान के अलावा 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा होगी। इधर राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। दो दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही आज से दोबारा शुरू हुई। सदन में आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीतिगत प्रश्नों का उत्तर दिया। वहीं भोजनावकाश के बाद स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति और वन पर्यावरण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होगी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2503 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 4377 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। इधर झारखंड में कोरोना से अनवरत जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। राज्य में जन सामान्य की जागरूकता और टीकाकरण अभियान की वजह से कोरोना की लगातार हार हो रही है तथा रिकवरी रेट और सुधार की ओर है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। देश में अब तक 1 अरब 80 करोड़ 19 लाख से अधिक वैक्सीन लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुर्वा में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माणाधीन भवन के लिए करीब 150 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में स्वीकृति के पश्चात द्वितीय चरण का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उच्च न्यायालय का कार्य नवनिर्मित भवन से ही शुरू किया जा सकेगा। इससे पहले भी नए हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए 265 करोड़ रुपए दी गई थी। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि निसंतानता के लिए सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान में हो रहे नए अनुसंधान से यह साफ हो गया है कि महिला और पुरुष दोनों ही निसंतानता के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। डॉक्टर उरांव रांची में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इनफर्टिलिटी की पूर्वी के अस्पताल में आवे और संतान प्राप्ति करें। ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बोकारो जिले के पेटरवार जाकर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता से मुलाकात की। बाद में रांची वापस लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोगों में खासा आक्रोश है। वो कम लगातार झारखंड जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती ली जा रही है, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ली जा रही है, ये चिंता का विषय है। राज्य की सरकार को गंभीरता से इन्हीं को लेकर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करते हुए फास्ट ट्रैक पर इसका निर्णय जल्दी से हो, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा, इसलिए अब इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित मिलने का प्रोग्राम क्या? मैं जा रहा हूँ परिवार से मिलना। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सांसद मद से बनने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सांसद ने इस दौरान कई पथ परियोजना के अलावा श्मशान घाटों के सौंदर्यीकरण योजना का भी शिलान्यास किया।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत की मोजोरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लोकार्पण किया। मौके पर श्री महतो ने कहा कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों के टीकाकरण से लेकर डिलीवरी तथा छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। इससे आसपास के ग्रामीणों को नजदीक में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और ओलंपियाड तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को क्लैट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। वहीं एनडीए के लिए भी तैयारी कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री राय ने खुद ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भेंट हो गई। वे दोनों रोड शो के लिए अमृतसर जा रहे थे। सरयू राय ने बताया कि मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई, पुरानी स्मृतियां ताजा हुईं। आगामी 4 मई से गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप और 27 अप्रैल से मणिपुर में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इन दोनों प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के सब जूनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए 2 दिवसीय चयन ट्रायल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से महिला वर्ग में 162 तथा पुरुष वर्ग में 205 हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोनों वर्गों के लिए 35-35 खिलाड़ियों का चयन किया गया। आईआईटी आईएसएम धनबाद में प्लेसमेंट की इस साल भी बहार दिखी है। क्या कुछ रहा खास और किन किन बड़ी कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, देखते हैं धनबाद से हमारी इस खास रिपोर्ट में। आईआईटी आईएसएम धनबाद की देश और दुनिया भर में कितनी ख्याति है, यह यहाँ के प्लेसमेंट को देखकर साफ हो जाता है। कोरोना काल की वजह से जहां विश्व भर में नौकरियों के अवसर घटे हैं, वहीं यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अमेजन, गूगल जैसी कई शीर्ष कंपनियों से करोड़ों रुपए के बड़े बड़े ऑफर मिले हैं। हायर्ड एज अ डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट एट जेरेस कंसल्टेंसी, जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। अभी 18.2 LPA मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था। दैट इज प्लेसमेंट सीजन के पहले ही मैंने उसी कंपनी में इंटर्न किया था। उसी के बाद मेरे को एक ऑफर लेटर मिल गया था। इस हुआ था अभी डे 0 पे अपने प्लेसमेंट्स में। तो फ्यूचर्स फर्स्ट मेरा रोल है एज अ मार्केट एनालिस्ट। पिछले साल यहाँ के बच्चों को औसतन 19 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज मिला था, जो इस साल बढ़कर 21 लाख को पार कर गया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने बताया कि हाल के वर्षों में संस्थान की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जिस कारण सार्वजनिक उपक्रमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ के बच्चों पर दिल खोलकर पैसे बरसाए हैं। देखिए, एक तो है कि हमारा रैंकिंग इम्प्रूव किया। 3 साल हम लोग पहले 25th रैंक थे, इस बार हम लोग 11th रैंक है। तो इससे असर पड़ा है। और कंपनीज पहले सोचते थे कि आईआईटी आईएसएम में काफी खाली माइनिंग और रिलेटेड एरियाज है, तो अब ये मैसेज स्प्रेड कर गया है कि आईआईटी आईएसएम इज अ वेरी गुड आईआईटी। इसमें सब डिपार्टमेंट्स है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। प्रोफेसर देवजानी मित्रा की देखरेख में प्लेसमेंट को सुगम बनाने और कंपनियों से समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पर एक सेल भी कार्यरत है। खास बात यह है कि सेल में यहाँ के अध्ययनरत स्टूडेंट को भी शामिल किया गया है। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो मिडनाइट से शुरू होता है, रात 12 बजे। तो उसके लिए जो है सारे कंपनीज पहले से हम लोग को शेड्यूलिंग करना और उसको स्लॉट्स देना, फिर कैसे, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो मल्टीपल कंपनीज में शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो उनको शेड्यूल करना एक साथ में। 12 घंटे के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। ज़्यादा कोई भी कंपनी के लिए सारे टेस्ट कंडक्ट करवाने या इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं, तो उसमें हम लोग सारी हेल्प करते थे। जितना भी मैनेजमेंट होता था वो सारा काम हम लोग करते थे। और बाकी कोई भी क्वेरीज होती थी या फिर नई कंपनीज को इन्वाइट करना होता था, थ्रू सीडीसी हम लोग हेल्प करते थे नई कंपनीज के लिए। कोल सेक्टर में अपने प्रतिभावान अलमुनाई के जरिए धाक जमाने वाला आईआईटी आईएसएम
अब आईटी और बैंकिंग समेत अन्य क्षेत्रों में भी अपने मेधावी छात्रों के दम पर परचम लहरा रहा है। सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी न्यूज इंस्टीट्यूट के एंड पे है वो हम उसको तुरंत सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट करें, और हम सोशल मीडिया चैंपियंस जो MHRD का जो ग्रुप है उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं। तो जितनी भी न्यूज यहाँ की जो होती है वो हम कोशिश करते हैं कि उन तक भी पहुँचाएं। ISM धनबाद जल्द ही अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरा करने वाला है। शताब्दी भर के इस सफर में संस्थान ने देश और दुनिया को एक से बढ़कर एक प्रतिभावान विशेषज्ञ दिए हैं, जो विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने में जुटे हैं। ऐसे में इन नई पीढ़ियों से भी दुनिया को काफी उम्मीदें हैं। आज यहाँ पढ़ना अच्छी प्लेसमेंट का पर्याय बन चुका है, जो राज्य के लिए भी गर्व की बात है। धनबाद से अजय सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। BIT सिंदरी में 1991-95 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने बैच का रजत समारोह मनाया। देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में इस बैच के छात्र अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस दौरान पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। छात्रों के रजत जयंती समारोह में दूरदर्शन समाचार के निदेशक संतोष कुमार समेत देश और दुनिया से 80 से ज्यादा पूर्ववर्ती छात्रों का जुटान हुआ। कई छात्र ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। इस मौके पर BIT सिंदरी के निदेशक डॉक्टर DK सिंह और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर घनश्याम समेत कई खास लोग मौजूद थे। और आप एक ग्रुप बनाए जिसका इम्पैक्ट एनालिसिस करें। इन लोगों ने 100 लोगों ने जो कोर्स को ये किया, तो उनका 5 इयर्स के बाद कैरियर में कहाँ पर है जिन लोगों ने नहीं किया था। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि अरिजीत जी ने जो कोर्सेज दिया जॉय ऑफ गिविंग और हैप्पीनेस का, वो सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है पूरे वर्ल्ड वाइड। एंड हमारा आज का जो सेशन था दैट वाज अबाउट गिव बैक, कि हम लोग एज अ एलुमनाई व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशन, टू द स्टूडेंट्स, टू द फैकल्टी, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन लेके आए हैं एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन शेयरिंग टुडे। इस दौरान पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने मातृ संस्थान के विकास तथा शोध कार्यों में सहयोग और स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने का संकल्प लिया। साथ ही अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से BIT सिंदरी के छात्रों में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिसके अपने कंपनीज हैं, where they can hire people from BIT सिंदरी और प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप। और 5वां है कि हैकाथॉन, जो कि हम लोग एक कंपटीशन रन करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें एक प्रोजेक्ट आइडिया रहेगा, उस पर लोग काम करेंगे और जो विनर रहेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। BIT सिंदरी देश के नामी गिरामी संस्थानों में से एक है, जहां से निकले छात्र अपनी प्रतिभा से देश और समाज को नई दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह जिले के किसान भी मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर बंजर भूमि पर आम बागवानी कर लाभ कमा रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड का जशपुर पंचायत की बंजर जमीनें आज मनरेगा के कारण गुलजार हैं। अब यहाँ दूधिया, मालदह और लंगड़ा आम के पेड़ पर फल लहलहा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे किसान योजना का लाभ लेकर लाखों कमा रहे हैं। वहीं सचिदानंद सिंह का मानना है कि मनरेगा के कारण मजदूरों का पलायन रुका है। इसमें बागवानी हम 6 एकड़ लिए और इसमें आम का पौधा लगाए। आम का ग्रोथ पौधा का बहुत सुंदर रहा। अगला साल भी मंजर आया था। इस साल तो भरपूर मात्रा में मंजर आया है। इसी में मेरा मनरेगा से 2 कूप भी है, जिसका लाभ हम सब्जी आदि करने में ले रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का मनरेगा के तहत में आम बागवानी जो मिला, इसमें हम आम बागवानी लगवाए, तैयार हो गया है पेड़। अगला साल जबकि मौसम खराब था, उस बावजूद उसके मतलब 1 से 1.5 लाख का हम फल बेचे थे। और इस साल भी देखिए बहुत सुंदर इसका मंजूर आया है। इस साल आशा करते हैं कि हमें इस बागवानी जो 3 एकड़ में है, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपया इन साल हम लोग का बेनिफिट होगा। पहाड़पुर पंचायत के रोजगार सेवक बसंत मंडल का कहना है कि मनरेगा ने गांव की तकदीर बदल दी है। वर्ष 19-20 में मनरेगा से 48 एकड़ में आम बागवानी की गई है। ये ऐसी योजना है जिससे भविष्य में किसानों की आय बढ़ेगी। उसमें आम बागवानी लगाए हैं, भारत सरकार की ओर से दिया गया जो बिरसा मुंडा हरित आम बागवानी,
तो आजकल के किसान लोग बहुत खुशहाली है और सब गाछ माने लाभदायक है। आम अच्छा लगा है इन साल। और जो मजदूर पलायन करते थे, दूसरे राज्य में जाते थे, वो आज रुका हुआ है। उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा का कहना है कि मनरेगा के तहत 272 करोड़ रुपए इस वर्ष अभी तक खर्च हुए हैं और मजदूरों का पलायन रोकने में मनरेगा मील का पत्थर साबित हो रहा है। कृषा हरित ग्राम योजना में 1456 लाभुकों को 1345 एकड़ जमीन पर आम बागवानी और इमारती पौधों का वृक्षारोपण किया गया है पिछले वित्तीय वर्ष में, और सब अच्छी स्थिति में है। फिर इस साल पुनः हम लोग 1500 एकड़ के जमीन में लक्ष्य रखे हैं। मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं से जहां किसानों की आय में वृद्धि हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर भी अंकुश लग सका है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के कई सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ दूसरी गतिविधियों में भी बच्चों को निपुण बनाया जा रहा है, जिससे अब इन स्कूलों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कोडरमा जिले में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय आज मॉडल स्कूल का रूप लेकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहा है, साथ ही निजी स्कूलों को टक्कर भी दे रहा है। इस स्कूल में पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास के अलावे लाइब्रेरी और बेहतरीन लैब की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बच्चों को खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए भी मुकम्मल प्रबंध है। हमारे स्कूल में बहुत चेंजेस आया है। पहले हम सारे बच्चे स्कूल आने से डरते थे कि हम स्कूल जाएंगे तो खामखा हमारा टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई भी नहीं होगी। पर अब हमें स्कूल नहीं आते तो हम पछताते कि हम स्कूल आए नहीं है। आज हमारा क्या पढ़ाई हुआ, फिर फ्रेंड से मांगते हैं नोट्स वगैरह। और आजकल तो बस कि मतलब स्कूल नहीं आने से हम लोग पछता रहे हैं। और स्कूल में बहुत सारा फैसिलिटीज़ भी हो गया है, जैसे हमारा स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल स्कूल बन रहा है, और फिर लाइब्रेरी भी है स्कूल में, स्मार्ट क्लास भी हो रहा है, और बस स्पोकन का भी कोर्स होने वाला है हम लोग के स्कूल में स्टार्ट। और बस अब हम लोग का स्कूल मतलब बेस्ट। जहाँ तक नो कॉस्ट का सवाल है तो नो कॉस्ट में जितने भी आप ये सब सरफेस देख रहे हैं सारे नो कॉस्ट में। इधर आपका जाने लायक रास्ता नहीं था, लेकिन बच्चियों की मदद से या खुद टीचर वगैरह या जितने भी अभिभावक थे सब मिल के हम लोग इसको प्लान किए, या SDO सर के द्वारा डस्ट दिया गया, आपका JCB की मदद से बिना कॉस्ट का ये सरफेस इतना बच्चियों को खेलने लायक एक प्लेग्राउंड मिल गया। इधर जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन भी कोडरमा में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाने की कवायद में लगातार जुटे हैं, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो सके। ये तो बहुत है सरकारी और अच्छे भी हैं, पर पढ़ाई का जो माहौल है उसको इम्प्रूव करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उसी कड़ी में हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं ताकि 10th 12th के बच्चों को एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस वो बढ़े और यहाँ का पासिंग परसेंटेज, फर्स्ट डिवीजन, ये सब बढ़े। इसके अलावा प्रतिदिन जो शिक्षकों की उपस्थिति है, बच्चों की उपस्थिति है, पेरेंट टीचर मीट है, ये सब जो सॉफ्ट कंपोनेंट्स हैं उस पर लगातार मॉनिटरिंग और कार्य। इस परियोजना में बालिका उच्च विद्यालय का माहौल कुछ इस तरह से बन चुका है कि बच्चियों को अब यहाँ घर से ज्यादा मन लगता है। छात्राएं भी मानती हैं कि जो सुविधा उनके स्कूल में बहाल की गई है वह निजी स्कूलों में भी नहीं मिल पाता। हमारे स्कूल में बहुत सारी बदलाव आ गई है, जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, बैट बॉल, चेस। तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में हो? मेरा बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, और हमारी कुछ भी गलतियाँ होती सर हमारे बताते हैं, और हर चीज अब तो हर सप्ताह वीकली टेस्ट होता है। कोरोना काल में जहां शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है, वहीं कोडरमा के स्कूलों में लो कॉस्ट और नो कॉस्ट पर कई सुविधाएं भी बहाल की गई हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे युवा महिला पायलट सेल्वी मिश्रा ने रामगढ़ के सुदूरवर्ती देहात पंडाडीह गांव में बच्चियों को पायलट बनने के लिए जागरूक किया तथा जरूरी टिप्स दिए। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही हैं, जो समाज के लिए प्रेरणादायी साबित हो रहा है। इस बदलाव ने रामगढ़ की सुदूरवर्ती पंडाडीह गांव में रहने वाली बच्चियों में भी आकाश में उड़ान भरने की चाह पैदा की है।
जिन्हें उत्तर पूर्वी भारत की सबसे युवा महिला पायलट सेल्वी मिश्रा ने राह दिखाई है। इस गांव को आदर्श गांव बनाने वाले सुभाषीष चक्रवर्ती की पहल पर सेल्वी मिश्रा ने वर्चुअल मोड में स्क्रीन पर आकर ग्रामीण बच्चियों को पायलट बनने के गुर सिखाए। 1 घंटे से भी ज्यादा समय देकर उन्होंने हवाई जहाज के प्रति बच्चियों के अंदर उठने वाली कई जिज्ञासाओं को भी शांत किया। पायलट मतलब पायलट बनना सबका, बहुत लोगों का सपना होता है, तो ये बहुत इजी फील्ड नहीं है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, स्पेशली जब आप एक लड़की हो, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि ये सेफ नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स के भी मन में आता है कि ये रिस्क की जॉब है, लड़कियां करती हैं कि नहीं, हमें रात को जॉब करना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है, कैसे कैसे ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं जाके किसी देश में, दूसरे देश में, विदेश में रहना पड़ता है। तो इन बेसिक चीजें तो यही है कि एक पेरेंट्स के मन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे इतना, और दूसरा इनको रिस्क की जॉब कराना चाहिए कि नहीं। सेल्वी मिश्रा ने बताया कि वे मुंबई में रहती हैं और एयर एशिया में पिछले 5 वर्षों से कमर्शियल पायलट हैं। उन्हें 20 वर्ष की उम्र में ही पायलट का लाइसेंस मिल गया था। कंपनी के A320 एयरक्राफ्ट उड़ाती हूँ। फिलहाल मैं बॉम्बे में हूँ और मैं पली बड़ी बॉम्बे से हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से गांव केओंझर डिस्ट्रिक्ट की उड़ीसा ईस्ट साइड उड़ीसा से हूँ और मैं वहाँ की यंगेस्ट पायलट हूँ। मैं 20 साल में मुझे लाइसेंस मिला था और मैं 23 साल में मुझे मास्टर्स की डिग्री मिली थी एविएशन में ही, और मैंने एविएशन MBA भी एविएशन में किया है और पायलट्स को पढ़ाया भी है 2-3 साल। इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाली बच्चियों में सेल्वी मिश्रा से बातचीत कर नई ऊर्जा का संचार हुआ है तथा उनमें भी ऊंची उड़ान की ललक पैदा हुई है। मैंने सेल्वी दीदी को देखा जो जहाज उड़ाती है, उनको देख कर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी बड़ा होकर जहाज चलाना चाहती हूँ। क्या प्रश्न किया तुमने उनसे? जहाज कैसे उड़ता है? तुमको जानकारी हुई? हाँ। पंडाडीह गांव को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाने वाले सुभाषीष चक्रवर्ती को भी उम्मीद है कि इन बच्चियों के सपने जरूर साकार होंगे। उन्होंने कहा कि वे इन्हें बेहतर साधन और सुविधा उपलब्ध करने के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे। महिला दिवस पर देखिए, इसकी कहानी बस थोड़ी पुरानी है। ये जहाज जो भी रांची जाता है वो इसी रास्ते से जाता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो ये बच्चे हमसे पूछते रहते थे कि जहाज उड़ता कैसे है, जहाज में क्या होता है, कितने लोग बैठते हैं। तो मैंने कोशिश किया, जो इस क्षेत्र पूर्वी भारत की पहली महिला कैप्टन सेल्वी मिश्रा जी हैं, उनको आमंत्रित किया कि वो आएं और 1 घंटे इनके साथ बातचीत करें। केंद्र सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर आधी आबादी नए मुकाम पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर नारी शक्ति का लोहा मनवा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बच्चियों के हौसलों की उड़ान उन्हें दूर तलक ले जाएगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। चतरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार वर्दी का फर्ज निभाने के साथ साथ स्कूल में जाकर बच्चों के बीच मुफ्त शिक्षा का अलख भी जगा रहे हैं। चतरा के एसडीओ अविनाश कुमार अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के निर्वहन के प्रयास में जुटे हैं। एसडीपीओ अविनाश कुमार का कहना है कि सभी का दायित्व है कि स्वस्थ और शिक्षित समाज का विकास हो। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के तहत पुलिस परिवार की तरफ से बच्चों के बीच में जाके क्लास लिया जाता है। इसके तहत चतरा जिले के अंतर्गत आज बालिका उच्च विद्यालय चतरा में मैं एसडीपीओ के रूप में आया हूँ यहाँ क्लास लेने के लिए। मैं यहाँ का नोडल भी हूँ और बच्चों और बच्चियों के साथ में इंटरेक्ट करके पुलिस से संबंधित जो भी हम लोग समस्याएं होते हैं या पुलिस क्या चाहती है, ये बच्चों को हम लोग बताते हैं। स्कूली बच्चे शिक्षक के रूप में पुलिस पदाधिकारी को खुद के बीच पाकर खुश दिखे। एसडीपीओ रूपी वर्दी वाले शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर बच्चों के मन में भी कुछ करने की तमन्ना जागी है। और पढ़ाई के रिलेटेड कैसे पढ़ना है, प्लस में ज्ञानिक के बारे में बताए, अपनी सुरक्षा कैसे करना है और यूरिया खाद के बारे में बताए कि उसका कैसा आविष्कार किया गया और कानून के भी बारे में बताए और पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारे सवाल के जवाब बताए।
एसडीपीओ अविनाश कुमार ने स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई, साथ ही महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध से निपटने के तरीकों को भी समझाया। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का द्वितीय चरण आज से शुरू। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 करेंगे पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जनहित से जुड़े कई प्रश्न का दिया गया उत्तर। भोजनावकाश के बाद स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माणाधीन भवन के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले में कीमोजोरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा।